वेलकम टू LKJ क्लासेज। तो आपका स्वागत है इस क्लास में। और जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। और जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ डिटेलिंग क्वेश्चन में लाया हूँ। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन, नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मापचा खबाम्ब ये नेपाल की सबसे लंबी नदी जो कर्णाली नदी उसका आध्यात्मिक स्रोत है। तो इसकी व्याख्या देखो, नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत मापचा खबाम्ब है। यह नदी नेपाल में तकलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मपसा तुंग हिमानी से निकलती है। तो आपको ये इसमें बता रहा है कि कर्णाली नदी कहाँ से निकलती है। एक सेकंड में इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। कर्णाली नदी ये बता रहा है कि तकलाकोट, नेपाल से तकलाकोट है वहाँ से ये निकलती है और 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मपसा तुंग हिमानी से निकलती है। चौकिया एवं छोटी गंगा इसकी सहायक नदियाँ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों के दल द्वारा निम्नलिखित में से कितने दिनों तक दांडी मार्च की गई? अर्थात दांडी मार्च कितने दिनों तक चली? जो दांडी मार्च पद यात्रा थी वो कितने दिनों तक चली? 24 दिनों तक दांडी मार्च पद यात्रा चली। तो इसकी व्याख्या देखिए, जो महात्मा गांधी एवं उनके स्वयं सेवकों के दल द्वारा 24 दिनों तक दांडी मार्च पद यात्रा की गई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया। और 6 अप्रैल 1930, तो 1930 को ही तो भाई 1930 को जो नमक कानून तोड़ा था दांडी पहुंचकर, और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हुए थे भाई। नमक कानून कब तोड़ा? तो 1930 में तोड़ा। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चालू हुआ? तो 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में तोड़े गए, 1976 में जोड़े गए। और जो संविधान को संशोधित करने के लिए कौन सा आर्टिकल बोलता है संविधान को संशोधन करने के लिए? तो वो बोलता है आर्टिकल 368। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ सका है, तो आपको ये याद रखना है कि कौन से आर्टिकल के तहत हम संविधान को संशोधित कर सकते हैं। तो इसमें एक तो क्वेश्चन आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन हो सकता है, और इसका सही आंसर 42, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के तहत, और 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ठीक है, अनुच्छेद 40 पंचायत के लिए, अनुच्छेद 44 एक समान नागरिक संहिता के लिए। ठीक है, मैं आपको इसमें 5 क्वेश्चन बता दिया हूँ। मोढेरा के सूर्य मंदिर की वास्तुकला निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो मोढेरा की सूर्य मंदिर की वास्तुकला है वह चालुक्य स्थापत्य कला श्रेणी की है। और ये चालुक्य स्थापत्य कला श्रेणी के लिए है। सूर्य मंदिर गुजरात के मेहसाणा जिले में पड़ता है। तो ये भी कई बार पूछ लेता है भी कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? तो पुष्पावती नदी के किनारे पड़ता है। कौन से राज्य में पड़ता है मोढेरा का सूर्य मंदिर? तो गुजरात में। किस जिले में? मेहसाणा जिले में। ठीक है, तो इस मंदिर के मुख्य भाग का निर्माण चालुक्य वंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा किया गया था। जो मुख्य भाग का निर्माण है वो भीमदेव प्रथम ने करवाया था, वो चालुक्य वंश के राजा थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, तारपा नृत्य खां का एक लोक नृत्य है। तारपा नृत्य खां का एक लोक नृत्य है। तो तारपा नृत्य दादरा एवं नगर हवेली का लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य एक आदिवासी नृत्य है जो प्रमुख वर्ली, कोकना एवं कोली जनजाति द्वारा मनाया जाता है। वर्ली, कोकना और कोली जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ये तीनों जनजाति द्वारा ये नृत्य ये खुशियों को जाहिर करने के लिए किया जाता है। और ये मध्य रात्रि में ये नृत्य किया जाता है। बढ़िया चंद्रमा के बीच में ये नृत्य किया जाता है मध्य रात्रि को। मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस
राज्य में है। तो ये पूछ रहा है कि चारों राज्य जो दे रखे हैं इनमें से सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है सबसे कम लिंगानुपात इन चारों राज्य में से। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। और भारत में अगर राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में 1084, ठीक है, और सबसे कम लिंगानुपात राज्य हरियाणा में 879। और ये इन चारों जिलों की, चारों राज्यों की यहाँ पर बात कर रहा है कि चारों राज्य में से बताना है, तो चारों राज्य में से तो उत्तर प्रदेश है। लेटेराइट मृदा में किस उर्वरक की अधिकता होती है, तो लो ऑक्साइड, इसकी उर्वरता अधिक होती है। लेटेराइट मृदा का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता में कमी कर परिवर्तन क्रमिक परिवर्तन के कारण स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। और यह मृदा चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए उपयुक्त है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, तो लेटेराइट मृदा काजू की खेती के लिए उपयुक्त है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये ऐसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में प्राय भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं। भाई जीवन के दृश्य जो प्राय भगवान श्री कृष्ण के जीवन के दृश्य हैं वो किस शास्त्रीय नृत्य में प्रदर्शित किए जाते हैं, तो वो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रदर्शित किए जाते हैं। और मणिपुर का अभी खास ध्यान रखना, क्योंकि मणिपुर को बहुत पेपरों में पूछा जा चुका है, क्योंकि मणिपुरी हिंसा का आपको याद होगा कि मणिपुरी हिंसा अभी कोंकणी और मैतेई जाति जो दोनों जाति लड़ गई थी, तो उन जातियों की हिंसा के कारण जो मणिपुर में कितनी त्रासदी हुई तो आपको पता है। तो उसके लिए मणिपुर इम्पोर्टेंट बन चुका है। तो मणिपुर के जितने भी क्वेश्चन हो उनको तो आप देख ही लेना। और मणिपुरी जो ये पूछ रहा है कि प्राय भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्य, तो मणिपुरी नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य होता है उसमें मणिपुरी नृत्य में भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्य प्रदर्शित किए गए हैं। ये नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंग पर आधारित है, जिसमें राधा एवं कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख है। राधा एवं कृष्ण का जो प्रेम था उसके प्रसंग इसमें प्रमुख होते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है, तो इसमें कौन सा भाग है, भाग 16 निश्चित जो संबंधित विशेष प्रावधान है उनसे संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 16 निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है। भाग 16 स्थापित करता है कि कुछ जातियों और जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। अर्थात जाति और जो जनजाति है उनकी जाति और जनजाति उनको भी लोकसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, ये भाग 16 कहता है। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के पश्चात भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था, तो प्रथम विश्व युद्ध जब चालू था उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड तो मत लगाओ इनके कोई के भी, ठीक है, इनके लॉर्ड मत लगाया करो भाई। अब उसमें क्वेश्चन में तो लगाना पड़ता है, लेकिन लॉर्ड क्या लगाओगे ये बताओ। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ये क्वेश्चन था अपना। ये कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित से कौन था, तो हार्डिंग द्वितीय था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल हार्डिंग द्वितीय था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई, तो अब इसमें ये बता रहा है कि मैंने ये डिटेल क्वेश्चन इसलिए लाता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे। प्रथम विश्व युद्ध चालू कब से हुआ, 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया था। तो ये 4 वर्षों तक चला और इसमें 37 देश शामिल हुए, 37 देशों में ये युद्ध हुआ, तो इसे विश्व युद्ध कहेंगे भाई, ठीक है। और उस समय हार्डिंग द्वितीय था, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार से संबंधित है, पाकिस्तान के कुछ प्रवासी के ये अनुच्छेद 7 इससे संबंधित है, अनुच्छेद 7 इससे संबंधित है। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 7 है वो पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों को नागरिकता, और ये जब तक की संबंधित है 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र में ऐसे राज्य क्षेत्र जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत थे, 1 मार्च 1947 तक जो पाकिस्तान के अंतर्गत राज्य थे उनको भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, और वो अगर पाकिस्तान के अंतर्गत नहीं होकर भारत के अंतर्गत होगी तो उनको नागरिकता दी जाएगी। उससे ये अनुच्छेद 7 संबंधित है, ठीक है। निम्न में से कौन सा पर्व हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद माह में मनाया जाता है, तो कृष्ण जन्माष्टमी जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद माह में आती है, ठीक है। और ये कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी को मनाई जाती है, ये तो आपको पता होगा। और ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, नीचे इसकी व्याख्या दी गई है,
भाद्रपद माह में मनाई जाती है। ठीक है, और आपको ये डिटेलिंग क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ये कमेंट के द्वारा बताना। इसमें मैं पूरी डिटेल लाता हूँ तो एक क्वेश्चन में आपके कई बार तो 4-4 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहो, इसलिए मैं ये डिटेलिंग क्वेश्चन लाता हूँ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से जाना जाता था? तो ये विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण की थी और ये विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त, जो कौन सी ईस्वी में बैठा था? 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा, और इसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, और ये इसने शको जो 78 ईस्वी में आए थे उन पर विजय प्राप्त की थी। तो ये चांदी के सिक्के चलाया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि चांदी का सिक्का किसने चलाया, और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था ये बताइए आप। और समुद्रगुप्त जो वीणा बजाता था, समुद्रगुप्त के ऐसे सिक्के पाए गए जिन पे समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए उसका चित्र उस पर लिखा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त वीणा बजाता था। और शकों की विजय के पश्चात चांदी के जो सिक्के चलाए थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? मतलब अवस्थित नहीं है, मतलब किस राज्य में नहीं है? तो पंजाब में अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में अरावली पर्वत श्रृंखला है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? पूरा पाषाण युग कहा जाता था, और इसकी वीडियो मैंने डाल दी है यूट्यूब पे, पूरा समझाया है प्रागैतिहासिक काल और आद्य-ऐतिहासिक काल। खजुराहो के मंदिरों की कौन सी शैली? तो आपको पता है कि जो नॉर्दर्न एरिया है और इधर जो दक्षिण एरिया है, इधर उत्तरी एरिया और इधर दक्षिणी एरिया, तो जो दक्षिणी एरिया के सारे मंदिर है वो द्रविड़ शैली के हैं। ये आपको ध्यान रखना है मोटा मोटा। द्रविड़ शैली के अधिक मंदिर दक्षिणी इलाके में सभी द्रविड़ शैली के हैं और उत्तरी इलाके में सभी नागर शैली के। तो मध्य प्रदेश तो भाई नॉर्दर्न एरिया में पड़ता है, तो नागर शैली का जो ये खजुराहो मंदिर है ये नागर शैली का है। तमिलनाडु का जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है? तो ये बैलों की लड़ाई होती है भाई इसमें, तमिलनाडु के जल्लीकट्टू में, और आपको इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी है नहीं। विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क है मणिपुर में। मणिपुर, फिर से मणिपुर आ गया है, तो मणिपुर के जो विष्णुपुर जिले में स्थित लोकटक झील है, और इसको याद करने की ट्रिक मैंने बता दी है कि मणिलोक से आप याद कर लो कि मणिपुर की जो झील है वो लोकटक झील है, और इसमें स्थित जो कैबुल लामजाओ ये विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय पार्क है, और ये पलावी राष्ट्रीय पार्क है। ये उद्यान लोकटक झील का अभिन्न हिस्सा है, मतलब लोकटक झील का हिस्सा है। लोकप्रिय गायक केदारनाथ भट्टाचार्य, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि केदारनाथ भट्टाचार्य कौन है? तो ये कुमार सानू, जिसे आप कहते हो ना कुमार सानू, उसके गाने आप सुनते हो, तो ये कुमार सानू है जो अधिक नाम से कुमार सानू के नाम से विख्यात है। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं, और आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि मैं डिटेलिंग क्वेश्चन लाता हूँ तो एक क्वेश्चन में आपके 4 या 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।